इस पेपर को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें फर्स्ट 30 क्वेश्चंस मैथ्स के हैं, नेक्स्ट 30 क्वेश्चन फिजिक्स के हैं और लास्ट के 30 क्वेश्चंस केमिस्ट्री के हैं। हम लोग सबसे पहले केमिस्ट्री इसमें करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 61, मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ गैस व्हिच डिफ्यूजेस थ्रू पोरस प्लग इज 1/6 ऑफ द स्पीड ऑफ हाइड्रोजन अंडर आइडेंटिकल कंडीशन। इसमें हम लोग डायरेक्ट जो रिलेशन हमें पता है कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर मास के, उसे लगाएंगे। क्योंकि 1/6 है इसकी स्पीड, तो इसकी मॉलिक्यूलर मास 36 टाइम्स होनी चाहिए। हम लोग इसको एक सिंपल फॉर्मूला के थ्रू भी देख सकते हैं, जो R1/R2 होगा वो रूट अंडर M2/M1 होने वाला है यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पे R1 16 टाइम है, तो M1 यहाँ पे 36 टाइम्स होगा, तभी जाकर ये रिलेशन सही होगा। इसे हम लोग डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते थे 6 का स्क्वायर करके, बाकी सारे ऑप्शन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये चीज भी देखते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम लोग बढ़े, फॉर एन आइडियल गैस सैंपल कोलिजन फ्रीक्वेंसी और मीन फ्री पाथ का रिलेशन बताना है टेम्परेचर के साथ। तो इस चीज को हम लोग थोड़ा इंट्यूटिवली भी सोच सकते हैं। यहाँ पर अगर आपको डायरेक्टली फॉर्मूला याद है मीन फ्री पाथ और कोलिजन फ्रीक्वेंसी का, तो काफी अच्छी चीज है, लेकिन जनरली आप इसे इंट्यूटिवली भी देख सकते हैं। हम अगर देखें कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ कोलिजन की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो बढ़ेगी ही, क्योंकि स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ जा रहा है। तो ये चीज पहली चीज है। नेक्स्ट, मीन फ्री पाथ भी बढ़ जाता है टेम्परेचर बढ़ने के साथ, क्योंकि जो अवेलेबल स्पेस होता है मॉलिक्यूल्स के पास वो भी बढ़ जाता है। तो ये चीज हम लोग देख सकते हैं। तो बोथ जेड एंड डेल्टा चेंज विद चेंज इन टेम्परेचर। और सेकंड भी सही होगा क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, थर्ड भी सही होगा क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, फोर्थ कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट को, तो ये गलत है। नेक्स्ट, हेवियर गैसेस एग्जिबिट हायर जेड कंपेयर टू लाइटर गैसेस, ये स्टेटमेंट गलत है एक्चुअली, क्योंकि यहाँ पर अगर आपको फॉर्मूला याद है तो वो आपको काफी हेल्प करेगा। क्योंकि एक्चुअली मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है जेड के, तो ये चीज वहां पर लगाना है। नेक्स्ट, हेवियर गैस एग्जिबिट मोर कंपेयर टू लाइटर गैसेस, तो ये स्टेटमेंट एक्चुअली सही है, क्योंकि जब हम लोग इसका फॉर्मूला देखते हैं तो हमें दिखता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रूट के मॉलिक्यूलर मास के, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। नेक्स्ट, मॉलिक्यूलर वेट डज नॉट हैव एनी वैल्यू, डज नॉट हैव एनी इफेक्ट, तो ये स्टेटमेंट से इसको कॉन्ट्राडिक्ट करता है, इसीलिए गलत है। तो पहले 3 स्टेटमेंट्स यहाँ पर सही है, हम लोग देख सकते हैं। इसके साथ ही 6 स्टेटमेंट सही है, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सही स्टेटमेंट 4 है। आगे हम लोग बढ़े तो हमें यहाँ पर एक ग्राफ दिया हुआ है, आपको याद होगा ये ग्राफ होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वर्सेस द वेलोसिटी के। यहाँ पे जनरली जो V1 होता है ये मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होता है, और बाकी के जो होते हैं वो एवरेज और रूट मीन स्क्वायर स्पीड्स होते हैं। यहाँ पे जो रिलेशन हमें इनिशियली दिया हुआ है V1/V2 इज इक्वल टू रूट अंडर 1.5, आपको याद होगा जो फॉर्मूला होता है एवरेज का और रूट मीन स्क्वायर का, वो कुछ इस तरह होता है। रूट मीन स्क्वायर के लिए वो होता है √3RT/m, मोस्ट प्रोबेबल के लिए होता है √2RT/m, और एवरेज के लिए होता है रूट अंडर 8/π/RT/m। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 1/1.5 क्या होगा, 1/√3/2। इसको हम लोग इस फॉर्म में अगर कन्वर्ट करें तो हम लोग देख सकते हैं कि जो V1 है वो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है ये वाली, और जो V2 है वो रूट मीन स्क्वायर स्पीड है ये वाली। तो अब हमें क्या दिया हुआ है, V2 इज इक्वल टू 1.81 × 10⁻3। इसका मतलब है ये वाला जो फॉर्मूला है हम लोग इसको अप्लाई करेंगे, और इसमें सारे वैल्यूज बिठाने पे हमें 1.81 × 10⁻3 मिलना चाहिए। तो ये चीज हम लोग अगर डाल कर देखें यहाँ पर, जनरली ऐसे क्वेश्चंस में आपको कैलकुलेशन का ध्यान रखना पड़ता है। मेरे पास यहाँ कैलकुलेटर पड़ा है तो मैं इसमें बिठा कर निकाल सकता हूँ, लेकिन एग्जाम के अंदर जो डेसिमल वाले प्लेसेस हैं उनको थोड़ा सा एडजस्ट करने की कोशिश करिएगा। मैं आपको एक करके भी दिखा देता हूँ। दिस इज इक्वल टू V2, यहाँ से हम लोग को M निकालना है ताकि हम लोग आइडेंटिफाई कर सके कि कौन सा गैस है। यहाँ पर हम लोग एक आइडियल गैस बिहेवियर यहाँ पे एज्यूम करके चल रहे हैं। यहाँ पे हमें M निकालना है, तो M निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा, रूट हटा दे अगर हम लोग यहाँ से, तो 3RT/V2²। यहाँ पर R की वैल्यू हम बैठाएंगे 8.314, T की वैल्यू हम लोग बैठाएंगे 0 डिग्री सेल्सियस है तो 273 केल्विन, और V2 के वैल्यू हम लोग यहाँ से बैठाएंगे 1.84 का स्क्वायर। अगर आपको लेना है तो आप 18 के स्क्वायर को लेकर चल सकते हैं, ये एक अच्छा अप्रोक्सीमेशन माना जा सकता है यहाँ पे। इसे जो हमें वैल्यू मिलेगी M की वो है 2। वो चीज जब हम लोग ऑप्शंस में देखते हैं तो हमें H2 के अंदर देखने को मिलती है। He की जो मास होता है वो 4 होता है, D2 का भी सेम, N2 के लिए 14 होता है, तो ये सारे वैल्यूज इससे मैच नहीं कर रहे हैं। यहाँ का कैलकुलेशन आप देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेम्परेचर एट विच मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ SO2 गैस इज इक्वल टू मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ O2 एट और 27 डिग्री सेल्सियस। तो हमने अभी पिछले वाले क्वेश्चन में देखा था कि जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का फॉर्मूला होता है वो होता है √2RT/m। तो हमारे पास
m अगर डिफरेंट हो रहा है तो दोनों को इक्वल करने के लिए t की वैल्यूज को चेंज करना पड़ेगा। तो हम लोग देख सकते हैं रूट अंडर टी बाई एम दोनों केस में सेम आना चाहिए। इसका मतलब है T1/T2 का जो रेशियो होगा M1/M2 के रेशियो के बराबर होगा, M2 के रेशियो के बराबर होगा। SO2 का मास हम लोग देखें तो 32 प्लस 32 64 होता है। O2 का जो मास होता है वो 32 होता है। तो यहाँ M1/M2 2 आ गया। अगर हम लोग बात करें टेम्परेचर की तो 27 डिग्री सेल्सियस को हम लोग लिख सकते हैं 300 केल्विन। तो 2 टाइम्स 300 केल्विन अगर हम लोग देखें तो वो होगा 600 केल्विन। 600 केल्विन में से हम लोग 273 माइनस करेंगे तो वो आ जाएगा 327 डिग्री सेल्सियस। इसको मार के आप आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है डिफ्यूजन रेट ऑफ CH4 इज ट्वाइस दैट ऑफ अननोन गैस X, द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ X इज डैश ग्राम्स पर मोल। तो ये क्वेश्चन भी सेम जो हमने सबसे पहला फॉर्मूला यूज किया था इस पेपर को सॉल्व करते वक्त उसी पे है। हमें पता है डिफ्यूजन रेट 2 टाइम्स है, तो हम लोग यहाँ पे R1/R2 को लिखें 2/1 इज इक्वल टू रूट अंडर M1/M2 M2/M1। हमें यहाँ पे पता है M1 का मास क्या है 16, तो यहाँ पे M2 क्या होगा तो 64 होगा, तभी ये जाके 4 टाइम्स हो पाएगा। या फिर हम लोग इसको स्क्वायर करें दोनों साइड तो ये 4 बन जाएगा और 16 इंटू 4 64 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग मास आगे डाल के बढ़ सकते हैं 64 ग्राम। नेक्स्ट हम लोग देखें प्रोडक्ट Y and Z रेस्पेक्टिवली इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। तो ये रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए मुझे लगता है। देखिए सबसे पहले जब हम लोग इन दोनों की रिएक्शन, इन दोनों स्पीसीज की रिएक्शन करवाते हैं तो बनेगा, हम लोग इन दोनों स्पीसीज की रिएक्शन करवा रहे हैं और उसके बाद उसमें से पास करवा रहे हैं कॉन्क HI। सबसे पहले इन लोग दोनों की रिएक्शन बनने से एक ईथर बनेगा जिसकी जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा CH3CH CH2CH2O और फिर यहाँ से CH2 और CH। अब जब हम लोग इस पर HI डालेंगे तो होगा क्या, HI का जो H है, मान लीजिए हमारे पास CH स्ट्रक्चर है 1 2, इसमें ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है और उसके बाद 1 2, जो HI का H है वो यहाँ पे आके जुड़ जाएगा और यहाँ पे बना देगा एक पॉजिटिव चार्ज। अब ये इस बॉन्ड को तोड़ के अपने पास पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर सकता है या इस बॉन्ड को तोड़ के ये क्या करेगा उस जगह से बॉन्ड तोड़ेगा जहां पर कार्बोकटायन ज्यादा स्टेबल है। हम लोग देख सकते हैं कि कार्बोकटायन स्टेबल बनेगा ज्यादा यहाँ, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ग्रुप्स हैं जो आगे चल के कार्बोकटायन को और स्टेबलाइज करेंगे। तो इसीलिए ये वाली बॉन्ड टूटेगी, कार्बोकटायन यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट इसको स्टेबलाइज करने के लिए कार्बोकटायन यहाँ से यहाँ आता है। सबसे पहले इसको स्टेबलाइज करने के लिए कार्बोकटायन यहाँ आएगा, नेक्स्ट यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ आएगा और कार्बोकटायन शिफ्ट करके यहाँ पे आ जाएगा, जो कि मोस्ट स्टेबल पोजीशन है। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 3 कार्बन ग्रुप इससे जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट इस कार्बोकटायन से जुड़ जाएगा I- आके यहाँ पर, तो यहाँ पर एक I आ गया। इसके साथ ही क्योंकि यहाँ पर कॉन्क HI है तो जो ये वाला ग्रुप भी बनेगा ये, और इसके बाद इसमें एक OH लगा हुआ, यहाँ पर भी HI सब्स्टिट्यूशन कर देगा और यहाँ पर आके जुड़ जाएगा I। हम लोग देख सकते हैं ये वाला ऑप्शन सही होगा। इस यहाँ पर भी I जुड़ा हुआ है और यहाँ पर भी I जुड़ा हुआ है, जैसा हम लोग Y और Z के अंदर देख सकते हैं। मेन चीज यहाँ पर ध्यान देने वाली क्या थी कि कार्बोकटायन उस तरफ बनेगा जहां पर वो ज्यादा स्टेबल है और कार्बोकटायन में फिर शिफ्टिंग भी होगा उस पॉजिटिव चार्ज का, ताकि उसकी स्टेबिलिटी और ज्यादा बढ़ सके। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को। अब उस सीक्वेंस में हम लोग को P और Q को डिफ्रेंशिएट करना है, तो आपको याद होना चाहिए ये रिएक्शन जो है इससे क्या क्या बन सकता है। सबसे पहले इसका ये वाला बॉन्ड टूटेगा अगर, तो यहाँ पर एक कीटोन बनेगा इस तरह का। इसको जब हम लोग H3O+ में डालेंगे और ये वाला बॉन्ड जब टूटेगा तो यहाँ पर एक एल्डिहाइड आ जाएगा। ये जो डबल बॉन्ड्स हैं वो इस तरफ आएंगे ऑक्सीजन के, ये भी इस तरफ आएगा और एक कीटोन और एक एल्डिहाइड बनेगा। नेक्स्ट यहाँ पे जो 3 ऑप्शन है टॉलरेंस, स्पेलिंग्स और बेनेडिक्ट्स, तीनों यूज होते हैं एल्डिहाइड्स और कीटोन को डिफरेंशिएट करने में। एक और चीज यहाँ पर जिससे आप शॉर्टली इस क्वेश्चन को करके आगे बढ़ सकते थे कि तीनों जो रिएजेंट है उनका सेम एक्शन होता है, वो तीनों एल्डिहाइड और कीटोन को डिफरेंशिएट करने के काम आते हैं। तो इन तीनों में से आप किसी को भी यूज करें सेम ही प्रोडक्ट आपको मिलेगा। हेंस सारे एक ही काम कर रहे हैं, इसीलिए ऑल ऑफ दीज एक आसान ऑप्शन यहाँ पर चूज करने को है। नेक्स्ट हम लोग देख के आगे बढ़े। आपको याद होगा अल्कोहल को जब हम लोग P और I2 से रिएक्ट करवाते हैं तो इस अल्कोहल के बदले आ जाता है I, मतलब यहाँ पे आएगा एक I2। इसको जब हम लोग Mg और ईथर से पास करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। यहाँ पे इसके ऊपर एक इसके ऊपर एक I- चार्ज आ जाएगा और जब हम लोग इसको रिएक्ट करवाएंगे HCHO से तो ये माइनस चार्ज यहाँ पर आके लगेगा, ये माइनस चार्ज वहां पे लगा तो बना क्या, ये ऐसा, यहाँ पे एक ऐसा और यहाँ पे एक O- आ गया। इस O-
के ऊपर ये जो H2 है वो एक H प्लस देगा और यहाँ पे बन जाएगा OH। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं क्या बन रहा है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें क्या बन रहा है, ये दोनों H हैं, ये दोनों ग्रुप्स H हैं। यहाँ पे एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन और उस पे एक OH जुड़ा हुआ है, यानी एन प्रोपाइल अल्कोहल यहाँ पर बन रहा है। ये ऑप्शन आप मार के आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हम देखें मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द अबव रिएक्शन इज, मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द अबव रिएक्शन। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे, H2SO4 के कारण ये जो OH है यहाँ पे, इस पे एक H प्लस आ जाएगा। इस H प्लस आने के कारण H2O बन के ये एक बहुत ही अच्छा लीविंग ग्रुप बन जाएगा। ये एक अच्छा लीविंग ग्रुप यहाँ से निकल गया, तो हमें क्या देखने को मिला, एक मिनट, ये जो एक अच्छा लीविंग ग्रुप यहाँ से निकला, तो यहाँ पे आ गया एक कार्बोकटायन। ये कार्बोकटायन पे अटैक होगा इस डबल बॉन्ड का, यानी ये दोनों बॉन्ड्स जुड़ जाएंगे। हम लोग इसको यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। इस कार्बोकटायन पे जब अटैक होगा उस डबल बॉन्ड का, तो ये वाली बॉन्ड फॉर्म हो जाएगी और यहाँ कहीं पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस पॉजिटिव चार्ज पे अटैक होगा इस बेंजीन रिंग का और यहाँ पे एक और बॉन्ड बन जाएगी। ये चीज हम लोग को देखने को कहाँ मिल रहा है, ऑप्शंस में। ये हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर अवेलेबल है। ये डबल बॉन्ड आने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि ये वाला डबल बॉन्ड आने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि हमने ऑलरेडी एक बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म कर दिया है। तो ये रिएक्शन प्रोसीड कैसे की, एक बार फिर से हम लोग देखते हैं। इस OH पे H2SO4 एक H प्लस देगा, ये H2O बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे एक कार्बोकटायन आया जिसपे अटैक हुआ इसका, तो यहाँ पे एक बॉन्ड बन गया। यहाँ पे जो बॉन्ड बना उसके कारण एक कार्बोकटायन आ गया यहाँ पे, इस कार्बोकटायन पे अटैक हुआ इसका और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बन गई। ये चीज आपको ध्यान में रखना है और हमने सही ऑप्शन चूज किया है और हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है RCH2OH को जब CrO3 से रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बन रहा है, और CrX प्लस। देखो Z क्या बनेगा, ये तो हम लोग जानते हैं, ये एक अल्कोहल है जो कि ऑक्सीडाइज हो जाएगा CrO3 डालने से। लेकिन CrO3 किस ऑक्सीडेशन स्टेट में जाता है, तो ये जनरली 3 के ऑक्सीडेशन स्टेट में जाता है एसिडिक कंडीशन में, अपने 6 वाले ऑक्सीडेशन स्टेट से। यहाँ पे हम लोग ये मार के आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है OSO4। तो OSO4 हम लोग जानते हैं OH और OH अटैच कर देता है डबल बॉन्ड के अक्रॉस। ये जो अटैचमेंट होता है वो सिन अटैचमेंट होता है, यानी सेम साइड से अटैच हो रहा है। तो ये हम लोग देख सकते हैं इस ऑप्शन में अवेलेबल है। अगर आपको सिन और एंटी के बीच में कंफ्यूजन है तो एक और चीज देखो, ये वाला जो ऑप्शन है और ये वाला जो ऑप्शन है ये दोनों सेम है और ये एक सिंगल करेक्ट क्वेश्चन। ये ऑप्शन कभी नहीं होगा। अगर आपको एग्जाम में याद नहीं आ रहा है कि सिन होता है या एंटी होता है, तो ये चीज आप ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़े, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव ओनली एल्डिहाइड ऑन ऑक्सीडेशन विद HiO4। यहाँ पे देखो HiO4 क्या करता है साइमल्टेनियस जहां पे भी दो OH बॉन्ड्स हैं या सिमिलर ग्रुप्स हैं, वो बॉन्ड्स को वो तोड़ देता है और दोनों जगह पे एक एक OH अटैच कर देता है। इसको हम लोग देख सकते हैं यहाँ से। मान लो ये OH और ये OH है, तो ये इस बॉन्ड को तोड़ेगा और दोनों में एक एक OH डाल देगा। यहाँ पे दो OH आने के कारण एक एल्डिहाइड बनेगा। सेम चीज यहाँ पे भी दो OH आने के कारण एक एल्डिहाइड बनेगा। नेक्स्ट हम लोग देखें अगर उसके नीचे वाले पे, यहाँ पे देखो, अगर ये बॉन्ड टूटा, ये बॉन्ड टूटा, यहाँ पे एक OH आया, यहाँ पे एक OH आया, इसके कारण यहाँ पे एक एल्डिहाइड बन जाएगा, यहाँ पे एक एल्डिहाइड बन जाएगा और यहाँ पे क्योंकि दो OH ग्रुप्स और आ गए हैं तो यहाँ पे एक कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बॉन्ड नहीं टूटेगी, दो कीटोन है साइमल्टेनियसली। सेम चीज हमें लास्ट में भी देखने को मिलेगा, सेम चीज हमें लास्ट में भी देखने को मिलेगा। तो हम क्या देख रहे हैं, पहले वाले ऑप्शन में दो एल्डिहाइड्स बन रहे हैं, दूसरे में दो एल्डिहाइड तो बन रहे हैं लेकिन एक कार्बोक्सिलिक भी बन रहा है। हमसे पूछा है ओनली एल्डिहाइड्स हमें किस में मिलेंगे, इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन सही होगा इसके आगे। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ बी। हमें पता है PCC जो है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसके कारण ये जो अल्कोहल है यहाँ पे 2 डिग्री का, वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा और एक एक कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये कीटोन हम लोग फिर HCHO से रिएक्ट करवा रहे हैं डाइल्यूट KOH के प्रेजेंस में। ये रिएक्शन एल्डोल की तरह चलेगी, अगर आपको याद हो तो। सबसे पहले हम लोग देखते हैं हमारे पास क्या बना, ये एक कीटोन बन गया है। अब जब हम लोग इसमें डाइल्यूट KOH डालेंगे तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन्स हैं उनमें से एक को ये निकाल देगा। ये हाइड्रोजन निकलने के कारण यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास H। ये जो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आया है, इसमें फिर से ड्रॉ कर देता हूँ। ये जो नेगेटिव चार्ज हमारे पास है यहाँ पे, ये नेगेटिव चार्ज जाके यहाँ पे अटैक करेगा, इसे पीछे धकेल देगा। इसके बाद क्या होगा, हम देख सकते हैं यहाँ पे ये जाकर अटैच हो जाएगा और इसके साथ एक OH अटैच रहेगा। हमने इसके बाद H प्लस वाला स्टेप नहीं किया है, इसीलिए OH एलिमिनेट नहीं होगा। यहाँ पे बस एल्डोल की एडिशन हो रही है, उसके बाद की जो एलिमिनेशन स्टेप है वो नहीं हो रही है।
तो इसीलिए हम लोग क्या देखेंगे, इसका आंसर होगा ये वाला ऑप्शन ए। यहाँ पे हम लोग ऑप्शन डी भी मार सकते हैं अगर हम केयरफुल नहीं रहे तो, लेकिन हमें देखना है कि यहाँ H प्लस और हीट नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे एलिमिनेशन नहीं हो रहा है। आगे हम लोग बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो डिहाइड्रेशन ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल टू गिव कॉरेस्पॉन्डिंग ईथर्स इज अनसक्सेसफुल बिकॉज। तो हम जानते हैं कि जब हम लोग सेकेंडरी या टर्शियरी अल्कोहल को हीट करेंगे और उसमें रिएक्शन कराने की कोशिश करेंगे डिहाइड्रेशन के थ्रू, तो वो अंदर ही अंदर एलिमिनेशन कर देगा। ये चीज सब्स्टिट्यूशन के ऊपर ज्यादा ये करती है, क्योंकि हम जानते हैं अगर हमारे पास ऐसा कोई OH ग्रुप है, तो अगर हम लोग यहाँ पे एक और ऐसा टर्शरी लाने की कोशिश करेंगे तो वो सब्स्टिट्यूशन बहुत कुछ इफेक्टिव नहीं है थर्मोडायनामिकली, वो ये नहीं है, वायबल नहीं। इसीलिए ये OH ग्रुप जब यहाँ से निकलेगा तो इसके साथ यहाँ से एक H प्लस निकलेगा और कहीं एक एलिमिनेशन हो जाएगी। इसीलिए एलिमिनेशन इज competing with substitution and it wins over substitution, इसीलिए वहां पे एलिमिनेशन देखने को मिलता है। और हम लोग जो ईथर बनाने का सोच रहे थे इस तरह से O बनाकर ऐसा, ये कभी भी नहीं फॉर्म हो पाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। द रिएक्शन कैन बी क्लासिफाइड एज, यहाँ पे हम देख सकते हैं NaH आ रहा है सबसे पहले। इस रिएक्शन का बेसिकली आपको नाम बताना है कि इसमें हो क्या रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे इस रिएक्शन, अगर आपको डायरेक्टली याद है, ये काफी स्टैंडर्ड नेम रिएक्शन है, काफी फेमस नेम रिएक्शन है। ये विलियमसन की ईथर सिंथेसिस है। आप एक्चुअली अगर क्लोजली इसको ऑब्जर्व करेंगे तो हम लोग इसके प्रोडक्ट के बेसिस पर भी इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। अल्कोहल फॉर्मेशन रिएक्शन, लास्ट में अल्कोहल फॉर्म नहीं हो रहा है। डिहाइड्रेशन रिएक्शन, डिहाइड्रेशन नहीं हो रहा है। विलियमसन अल्कोहल सिंथेसिस, सेम चीज, अल्कोहल फॉर्म नहीं हो रहा है। तो काफी आसानी से आप यहाँ पे ईथर सिंथेसिस मार के आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपको विलियमसन का नाम याद नहीं भी है तो आप बेसिक लॉजिक लगाकर भी इस क्वेश्चन को काफी आसानी से सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़े। कंसीडर फॉलोइंग फर्स्ट ऑर्डर गैस फेज रिएक्शन, द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन इज 69.3 सेकंड्स, गैस इज इनक्लोज्ड इन कंटेनर, इनिशियल प्रेशर इतना, टोटल प्रेशर इतना, सिस्टम आफ्टर 115 सेकंड्स विल बी। ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा, तो देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हम लोग को पता है जो रेट कांस्टेंट होता है वो होता है 0.693 बाई टी हाफ, 0.693 बाई टी हाफ। टी हाफ यहाँ पे 69.3 सेकेंड्स है, तो काफी अच्छे से कट जाएगा। और यहाँ पे 1/100 मिलेगा आपको रेट कांस्टेंट। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, गैस इज इनक्लोज इन अ कंटेनर, इनिशियल प्रेशर इज इतना, द टोटल प्रेशर ऑफ द सिस्टम आफ्टर 115 सेकेंड्स विल बी। हो क्या रहा है यहाँ पे रिएक्शन, देखो ए चेंज हो रहा है B प्लस C में, तीनों गैसेस हैं, ये डिकम्पोज कर रहा है और इसके नंबर ऑफ डिकम्पोजिशन जितने हो रहे हैं उतना ही इन दोनों का हो जा रहा है। इसके कारण क्या होगा, मान लो एक मोल अगर ए का खत्म हो रहा है तो बी का एक मोल और सी का एक मोल आ गया, हेंस टोटल नंबर ऑफ मोल्स बढ़ जा रहे हैं और उसके कारण प्रेशर बढ़ जाएगा। जो कंटेनर है वो देखो क्लोज्ड है और यहाँ पे इंक्लोज इन अ कंटेनर, और जो टोटल प्रेशर है वो बढ़ते जाएगा विद द इंक्रीज इन नंबर ऑफ मोल्स। ये चीज हम लोग को इसमें लगाना है। बेसिकली आपको याद होगा फॉर्मूला, लैम्डा इज इक्वल टू 2.303 बाई टी ln, सॉरी लॉग आर नॉट। आर नॉट यहाँ पे इनिशियल सॉरी आर नॉट यहाँ पे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट है और आर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी है। हम लोग यहाँ पे टाइम दिया हुआ है 115 सेकेंड्स। 115 से देखो ये जो 2.303 है हमारे पास वो काफी आसानी से कट जाएगा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे थोड़ा आते हैं आगे। अगर मैं स्पेस को यूज कर लूँ थोड़ा, हम लोग सबकी वैल्यूज बिठाना शुरू करते हैं इसके अंदर। लैम्डा की वैल्यू हमें मिली थी 1/100। 2.303 को हम लोग 2.3 लिख लेते हैं। 115 है हमारे पास यहाँ पे, 2.30 लिख लेते हैं। चलो, दैट वुड मेक इट इजियर टू लुक एट। लॉग आर नॉट हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, मान लो हम लोग इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स को या फिर इनिशियल प्रेशर अगर हम लोग ले रहे हैं तो वही ले लेते हैं। इनिशियल प्रेशर हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे 0.5। हमें पता है कि नंबर ऑफ मोल से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर का वैल्यू अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रहे तो। और यहाँ पे हम लोग P, ये रिएक्शन पूरा ड्यू टू A के कारण है, मतलब A के कारण कितना प्रेशर, A के कारण कितना प्रेशर था इनिशियली, बाय A के कारण कितना पार्शियल प्रेशर होगा एंड में, यानी 115 सेकेंड्स के बाद। तो अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो 100 ऊपर आएगा, ये उससे कट जाएगा, सॉरी ये वहां से कट जाएगा, तो यहाँ पे 2 आ जाएगी वैल्यू हमारे पास। इस 2 को जब हम लोग इधर बैठे भेजेंगे तो 0.5 इज इक्वल टू लॉग ऑफ 0.5 बाई टी। इसीलिए हम लोग को यहाँ पे 10 टू द पावर 0.5 की वैल्यू दी हुई है। हम लोग बिठाते हैं उस वैल्यू को। चलो,
उस वैल्यू को हम लोग जब बिठाएंगे तो हमें मिलेगा 3.16 इज इक्वल टू 0.5 बाई, ये चीज हमें देखने को मिला। अब हम लोग पी को इधर ले आए तो हमें मिलेगा 0.5 बाई 3.16। देखो अब इसकी कैलकुलेशन तुम कर सकते हो लंबा चौड़ा जाकर, या फिर थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिक लगाओ। 3 है, ऊपर 5 है, जनरली क्या होता है 50 या फिर 5/3 अगर हम लोग देखते हैं वो होता है 1.6 से थोड़ा ज्यादा 1.66। लेकिन यहाँ पे 3.16 है तो हम लोग उसको अप्रोक्सीमेटली 1.6 लेके चल सकते हैं। यहाँ पे क्योंकि 0.5 है तो ये लगभग वैल्यू 0.16 के बराबर आ रही है। तो देखो प्रेशर ड्यू टू ए 0.16 हो गया 0.5 से, तो जितना भी प्रेशर जाएगा वो बी और सी बन जाएगा। 0.5 माइनस 0.16 होता है 0.34। ये चीज हम लोग देखें, 0.34 होगा पार्शियल प्रेशर ड्यू टू बी, 0.34 होगा पार्शियल प्रेशर ड्यू टू सी, 0.16 होगा पार्शियल प्रेशर ड्यू टू ए। अब हम लोग तीनों को ऐड कर दे तो हमें मिलेगा 0.84। ये हमारा इसका आंसर होगा यहाँ पर भी। 0.84 लिखते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है टेम्परेचर ऑफ 273 केल्विन इतना है, प्रेशर इतना है, एंड द वेट ऑफ ऑफ एटॉमिक गैसेस इतना। व्हाट इज द वेट ऑफ वन एटम? हमें एवोगाड्रोस नंबर की वैल्यू n दी हुई है यहाँ पर। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करने जाएंगे तो हमें फिर से एकदम बेसिक जो आइडियल गैस का फॉर्मूला है वो लगाना है। जनरली हम लोग ऐसे क्वेश्चंस में रियल गैसेस अज्यूम करने नहीं जाएंगे, कोई भी एक्स्ट्रा अजम्पशन लेने की जरूरत नहीं है। बेसिक तुमको टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम दिया हुआ है, तुमको नंबर ऑफ मोल्स भी दिए हुए हैं एक तरह से, और उस नंबर ऑफ मोल्स का मास दिया हुआ है, उससे तुमको एक एटम का मास निकालना। तो ये काफी आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं करना कैसे। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी हम लोग डालेंगे, 2 एटीएम है वैल्यू, 305 है तो 0.305 लीटर होगा यहाँ पे वैल्यू। पीवी इज इक्वल टू एन की वैल्यू हम लोग को निकालनी है, आर हम लोग यहाँ पे लगाएंगे 0.0821, और टेम्परेचर है हमारे पास 273 केल्विन दिया हुआ है। तो देखो एन की वैल्यू यहाँ से जब हम लोग कैलकुलेट करने जाएंगे तो हमें एक वैल्यू मिलेगी। कैलकुलेशन थोड़ा टफ है यहाँ पे, मैं कैलकुलेटर यूज कर लेता हूँ बस। 2 into 0.305 divided by 0.0821 डिवाइडेड बाय 273, ये अप्रोक्सीमेटली आ रहा है 0.027 के बराबर। तो 0.027 मॉलिक्यूल्स का मास 1 ग्राम है। देख लो यहाँ पे एक डाई एटॉमिक गैस है, हमें एक एटम के बारे में पूछा है। इस डाई एटॉमिक गैस को हम लोग एक आइडियल गैस ले लिए हैं, इसीलिए इतने मॉलिक्यूल्स का मास 1 ग्राम है। क्योंकि डाई एटॉमिक है तो एटम्स के लिए इंटू 2 कर दो, तो इतने एटम्स का मास 1 ग्राम है। तो एक एटम का मास हम लोग सिंपल यूनिटरी मेथड से 1 ग्राम बाई 2 डिवाइडेड बाई 0.027 लगा के निकालेंगे। देख लेते हैं ये कितना आ रहा है, 1/2 डिवाइडेड बाई 0.027, जो कि आता है अप्रोक्सीमेटली 17-18 के आसपास, और बाई एन तो हमें देखने को मिलेगा ही। तो ये हो जाएगा आंसर इसका 16/n। यहाँ पे देखो कैलकुलेशन करते वक्त तुम्हें थोड़ा सा एरर आएगा, लेकिन वो चीज वही है कि तुम उसे अप्रोक्सीमेट करोगे अपने बेस्ट पॉसिबल इसके लिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं। रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन ड्रेनेक्स व्हेन इट मिक्स विद वाटर इज इतना, व्हाट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन विल बी रिलीज, इट इज इतना ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। ये बेसिक स्टोइकियोमेट्री का क्वेश्चन है जो हम लोग आराम से कर सकते हैं। देखो सबसे पहले क्या हम लोग देख रहे हैं कि 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम जाने से 3 मोल्स ऑफ H2 बन रहा है। 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम जब कंज्यूम होता है तो 3 मोल्स ऑफ H2 बनता है। इसके लिए फिर से हम लोग बेसिक कैलकुलेशन लगाएंगे। हमारे पास 0.15 ग्राम्स ऑफ एल्यूमिनियम है, तो 0.15 बाई 27 इतने मोल्स हैं हम लोग के पास एल्यूमिनियम के। नेक्स्ट हर एक मोल एल्यूमिनियम के लिए 3/2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन बन रहा है, तो इतने मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आ गए हमारे पास। नेक्स्ट हमें पता है 22.4 लीटर होता है हर पर मोल गैस का वॉल्यूम। हम लोग यहाँ पे एक आइडियल गैस मान के चलेंगे डाइहाइड्रोजन को फिर से। तो अच्छा नहीं, एक्चुअली नहीं, हमें नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे मिला है, लेकिन 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 हमें यहाँ पे टेम्परेचर दिया हुआ है और प्रेशर दिया हुआ है, तो हमें इसके हिसाब से कैलकुलेट करना होगा। हमें एन मिल गया, हमें आर पता है 0.0821, और हमें टी पता है, टी है हमारे पास 293। एनआरटी इज इक्वल टू प्रेशर हमारे पास 1 बार है, 1 बार को हम लोग अप्रोक्सीमेटली 1 एटीएम ले सकते हैं, इंटू वी। वी यहाँ पे जो हमें मिलेगा वो लीटर्स में मिलेगा, उसको हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे मिली लीटर में कन्वर्ट करने के लिए।
इसका वैल्यू अगर हम लोग देखें तो कितना आता है 0.15 इंटू 3 इंटू 0.0821 इंटू 293 डिवाइडेड बाई 27 डिवाइडेड बाई 2 अप्रोक्सीमेटली 0.2 के बराबर आता है। ये 0.2 को जब हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 200। ये चीज हमारा आंसर हो जाएगा और हम लोग आगे बढ़ेंगे। 115 इंटू 3 बाई 2 बाई 27 0.0821 इंटू 290। तो ये चीज कैलकुलेशन आप जब एग्जाम में करेंगे तो आप कुछ सिंपल क्रॉसेस कर सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पे 3 है तो इसको 9 से काट दिया आपने, यहाँ पे 9 को फिर से आप इससे काट देंगे तो यहाँ पे भी 0.03 आ जाएगा, सॉरी 0.05 आ जाएगा। उसके बाद फिर भी डेसिमल प्लेसेस का ध्यान रखते हुए अगर आप आगे बढ़ते रहेंगे तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन जैसे 0.082 ले सकते हैं इसमें, ये सब भी करते हुए आप बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हम देखें, द pressure is found to be 1 atm and 2 gram of gaseous substance A is introduced into an initially evacuated flask. 3 grams of gaseous substance B जब उसके साथ इंट्रोड्यूस होता है तो हमें देखने को मिलता है 1.5 atm। तो देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें फिर A का मास बाई B का मास का रेशियो निकालना है। तो देखो हम लोग 2 ग्राम्स ऑफ A डाले हैं, यानी 2 बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ A जो होगा उतने मोल्स ऑफ A डाले हैं, तो हमें 1 एटीएम देखने को मिले। जब हम लोग 3 ग्राम्स ऑफ बी डाले हैं, यानी 3 बाई बी मोल्स ऑफ बी डाले हैं और 2 ग्राम्स ऑफ ए डाले हैं, तो हमें देखने को मिला है 1.5। इससे हमें क्या पता चला, देखो एक और चीज, ये दोनों आइडियल बिहेवियर शो कर रहे हैं, यानी एक दूसरे से इंटरैक्ट नहीं करेंगे। दोनों के जो पार्शियल प्रेशर्स हैं वो दोनों के अपने अपने मोल्स के कारण होंगे, यानी 2 बाई ए मोल्स जो हैं वो जो एक कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उसको हम लोग यहाँ से भी हटा देते हैं तो हमें मिलेगा यहाँ पे 0.5। 2 बाई ए 1 कंट्रीब्यूट कर रहा है और 3 बाई बी 0.5 कंट्रीब्यूट कर रहा है। यहाँ से हमें क्या देखने को मिलेगा, देखो 2 बाई ए बाई 3 बाई बी इज इक्वल टू, ये 2 और 2 कैंसिल होगा, यहाँ से हमें मिलेगा b बाई ए इज इक्वल टू 3, b बाई ए इज इक्वल टू 3, यानी a बाई बी इज इक्वल टू 1/3। यहाँ पे x का वैल्यू आ गया 3। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। 10 सेंटीमीटर लॉन्ग कॉलम ऑफ Hg kept in the middle of narrow this। देखो ये क्वेश्चन जो है इसमें मुझे लगता है थोड़ा कैलकुलेशन वाला पार्ट ज्यादा है। बेसिक इसके कॉन्सेप्ट अगेन काफी आसान है। होगा क्या इसमें, देखो सबसे पहले हमें दिया हुआ है कि जब हम लोग हॉरिजॉन्टली रखे थे इस ट्यूब को, 1 मीटर लॉन्ग ट्यूब था, 10 सेंटीमीटर इसमें Hg था, यानी 45 और 45 सेंटीमीटर हमारे पास पहले से ये था एयर का कॉलम। टू आवर्स और कंज्यूम एयर एट प्रेशर ऑफ 76 ग्राम ऑफ Hg, यानी इन दोनों के अंदर हमारे पास 76 और 76 ग्राम्स ऑफ Hg थे। 76 और 76 ग्राम्स ऑफ Hg थे। 76 और 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg के बराबर का प्रेशर था। कैलकुलेट द डिस्टेंस इन सेंटीमीटर व्हेन कॉलम Hg इज डिस्प्लेस्ड द ट्यूब इज हेल्ड वर्टिकल। जब हम लोग वर्टिकल होल्ड करेंगे तो देखो क्या होगा, इसमें ऊपर वाला कॉलम थोड़ा नीचे मूव कर जाएगा और नीचे वाला थोड़ा नीचे मूव तो करेगा। यहाँ पे हमें मिलेगा 45 प्लस एल, यहाँ पे हमें मिलेगा 45 माइनस एल, जहाँ पे एल वो डिस्टेंस है जो ये मूव किया। यहाँ पे हमें प्रेशर मिलेगा कुछ पी, यहाँ पे हमें प्रेशर मिलेगा पी प्लस 10। क्योंकि एक वर्टिकली हेल्ड ट्यूब है जिसमें 10 सेंटीमीटर ऑफ Hg है, तो हमें इससे जो प्रेशर यहाँ पे शिफ्ट करते हुए आएगा वो इस 10 सेंटीमीटर Hg के डिफरेंस के बराबर होगा। अब हमें क्या करना है, P इंटू 45 प्लस एल इज इक्वल टू 45 इंटू 76, T प्लस 10 इंटू 45 माइनस एल इज इक्वल टू 45 इंटू 76। ये दो इक्वेशंस लिखने हैं। इसके साथ ही एक और इक्वेशन लिखाएगा P इंटू 45 प्लस एल इज इक्वल टू P प्लस 10 इंटू 45 माइनस एल। ये तीन इक्वेशंस बेसिकली आप लिखेंगे, इन तीनों को सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक टाइप का फॉर्मूला आएगा, उसके बेसिस पर ही आपको आपका आंसर मिलेगा। ये चीज आप करके आगे बढ़े, जो भी आंसर आएगा वो आप देख सकते हैं। हम लोग अभी के लिए इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस इतना है, व्हाट द टेम्परेचर विल द वॉल्यूम ऑफ गैस बी 35 डिग्री सेल्सियस। ये एकदम बेसिक रूल लगाना है हम लोग को। यहाँ पे आपको पता है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी यूज करेंगे हम लोग, प्रेशर यहाँ पे सेम है, तो वॉल्यूम बाई टेम्परेचर का जो रेशियो होगा वो सेम होगा, यानी 30/300 इज इक्वल टू 35। यहाँ पे 300 क्यों लिए हम लोग, क्योंकि 27 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, फिर 273 ऐड करेंगे केल्विन में बनाने के लिए, तो हमें मिलेगा 300 केल्विन। सेम चीज यहाँ पे हम लोग को मिल गया 350 केल्विन। अब हम लोग इसको सेल्सियस में रिप्रेजेंट करना है तो 350 में से 27 हटा देंगे तो हमें मिलेगा 323 केल्विन। आगे हम लोग बढ़ते हैं इससे।
गैस ऑक्यूपाइज वॉल्यूम इतना, एट प्रेशर इतना, एट व्हाट प्रेशर द क्वांटिटी ऑफ गैस विल ऑक्यूपाई एट द सेम टेम्परेचर। फिर से वही हुआ है, टेम्परेचर सेम है तो पीवी की वैल्यू सेम रहेगी क्योंकि एनआरटी तीनों कांस्टेंट हो गया है। तो 200 इंटू 360 इज इक्वल टू 200, एक मिनट, 200 इंटू 360 इज इक्वल टू 80 इंटू पी। 80 का यहाँ से कट गया, 8 कटा यहाँ से तो यहाँ 25 आया। 36 इंटू 25 हम लोग को आता है 900 के बराबर। तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 900 मिलीमीटर्स ऑफ एच जी पे इसका वॉल्यूम 80 ml होगा। 7x, कैलकुलेट द मास ऑफ ऑक्सीजन गैस दैट विल ऑक्यूपाई इतना वॉल्यूम एट टेम्परेचर इतना। अगेन हम लोग को यहाँ पे पीवी इज इक्वल टू एनआरटी यूज करना है, ज्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर भी। तो हम लोग ये सॉल्व करते हैं। पी हमारे पास क्या है 1.5, वी है हमारे पास 4.10, सॉरी 105 इज इक्वल टू एन हम लोग यहाँ पे रख देते हैं। आर हमारे पास क्या हो जाएगा 0.0821। टेम्परेचर है हमारे पास 400 केल्विन। फिर से हमें एन की वैल्यू निकालनी है, तो एन की वैल्यू हमें क्या मिलेगी 1.5 इंटू 4.105 डिवाइडेड बाई 0.0821 डिवाइडेड बाई 400। एन की वैल्यू हम लोग को यहाँ से मिली 0.187। एन की वैल्यू हमें यहाँ से ये मिली है। एन इज इक्वल टू क्या होगा एम बाई मॉलिक्यूलर मास। हमें पता है ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास, ऑक्सीजन गैस का मॉलिक्यूलर मास 32 होता है। तो इसको 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें अपना आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट हम देखिए, डेंसिटी ऑफ गैस इज 3 टाइम्स दैट ऑफ गैस बी, द मॉलिक्यूलर मास इज इतना, देन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस बी विल बी। हम लोग को पता है कि डेंसिटी का फॉर्मूला जो होता है वो होता है पीएम बाई आर टी, यानी डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर मास। अगर किसी चीज की डेंसिटी दूसरे चीज से 3 टाइम्स, दूसरे गैस से, दूसरे आइडियल गैस से ज्यादा है, 3 टाइम्स ज्यादा है, तो उसका जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो भी 3 टाइम्स होगा इनिशियल गैस में। क्योंकि ए की डेंसिटी 3 टाइम्स बी है, इसीलिए ए का मॉलिक्यूलर मास 3 टाइम्स बी होगा। ए का मॉलिक्यूलर मास 60 है, हेंस बी का मॉलिक्यूलर मास 20 होगा। ये हम लोग करके आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है कंटेनर में a container containing O2 to another empty container as shown। यहाँ पे कैलकुलेट करना है टोटल प्रेशर आफ्टर कनेक्टिंग द कंटेनर फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये दोनों कंटेनर्स इस टेम्परेचर पर मेंटेन किए जा रहे हैं, तो हम लोग को यहाँ पे क्या निकालना होगा। सबसे पहली चीज नंबर ऑफ मोल्स 1 है यहाँ पे ऑफ कोर्स, तो हम लोग को डालना है V इंटू पी इज इक्वल टू, देखो जब आइडियल कंडीशन, जब हम लोग का इक्विलिब्रियम रीच होगा तो दोनों के अंदर प्रेशर सेम हो जाएगा, जिसको हम लोग P एज्यूम कर रहे हैं। तो V इंटू पी इज इक्वल टू एन। आर की वैल्यू हम लोग फिर से यहाँ पे लेंगे 0.0821 एंड आर टी है यहाँ पे 400। ये हम लोग फर्स्ट कंटेनर की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है सेकेंड कंटेनर के अंदर 8.21 इंटू पी इज इक्वल टू 1 माइनस एन इंटू आर इंटू 300। यहाँ पे हम लोग दो मेथड मेनली यूज करेंगे। सबसे पहला जो आसान मेथड है वो है कि दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो एक दूसरे से। 8.21 से 16.42 कट जाएगा, यहाँ पे 2 आएगा, पी और पी कट गया, आर और आर कट गया, यहाँ 300 और 400, यहाँ पे 300 और 400 कट गया। नेक्स्ट हमें क्या देखने को मिला, और सॉरी यहाँ पे 2 और 4 का ये भी कट जाएगा, तो हमें देखने को मिला n बाई 1 माइनस एन इज इक्वल टू 3 बाई n बाई 1 माइनस एन इज इक्वल टू 3/2। इससे हमें n की वैल्यू मिल जाएगी। इसको हम लोग डाल के देख ही लेते हैं। 2n इज इक्वल टू 3 माइनस 3n, n आ गया 0.6 और 1 माइनस एन है 0.4, तो 0.6 बाई 0.4 इज इक्वल टू 3/2। ठीक है, तो n की वैल्यू ये आ गई, इसको इस इक्वेशन में हम लोग बिठा देते हैं, तो हमें क्या मिला 16.42 इंटू पी इज इक्वल टू एन आर। इसे हम लोग का प्रेशर आ जाएगा, उसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। 0.6 इंटू 0.0821 इंटू 400 बाई 16.42, ये आता है 1.2 के बराबर। तो हम लोग इसको अपने आंसर में लिखेंगे और आगे बढ़ेंगे। एक चीज देख सकते हो जो तुम लोग कि 0.0821 जो है वो 16.42 को काफी अच्छे से काट देगा। हम लोग यहाँ पे इसका 100 हटाएंगे, इसको इधर लाके 8.21 लाएंगे। 8.21 को काटे हम लोग इससे, तो यहाँ आ गया 2 को काटे इससे, यहाँ आ गया 2, तो यहाँ से P आया 1.2। तो इसके लिए कैलकुलेटर की जरूरत नहीं थी, कैलकुलेशन काफी आसान, इजीली कट हो जा रहा है, तो आप ये करके आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बैक्टीरिसाइडल एंटीबायोटिक।
ये एक याद करने वाला क्वेश्चन है, अमीनोग्लाइकोसाइड्स। अगर आपने लास्ट चैप्टर पढ़ा है तो ये काफी आसानी से आप कर सकते हैं, एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का एक ये चीज है कि आप अगर आपने अच्छे से किया हुआ है उसे, तो आप काफी सारे क्वेश्चन इसे डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखिए, विच ऑफ डज नॉट बिलोंग टू क्लास ऑफ एंटी माइक्रोबियल। एंटी माइक्रोबियल वो जो माइक्रोब को मारने के काम आते हैं। इसमें मेनली क्या क्या आता है तो देखें, एंटीबायोटिक्स, एंटीसेप्टिक्स और डिसइंफेक्टेंट्स। एंटीहिस्टामिन्स उसके काम नहीं आता, ये हिस्टामिन रिसेप्टर्स को हटाने के काम आता है। एंटासिड एसिडिटी रोकने के काम आता है। एंटीऑक्सीडेंट्स ऑक्सीडेशन रोकने के, और एंटी फर्टिलिटी ड्रग फर्टिलाइजेशन को स्टॉप करने के लिए होता है। तो ये तीन हमारे एंटी माइक्रोबियल्स हैं। तो इसका आंसर सॉरी, ये तीन एंटी माइक्रोबियल्स हैं। हमसे पूछा है नॉट। इस चीज पर भी ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपसे। कई बार हम लोग नॉट और क्या पूछा है उसके बीच में कंफ्यूज होकर गलत आंसर भर सकते हैं, तो ये चीज देख लेना। नॉट वाले में एंटीहिस्टामिन्स आएगा, एंटासिड, एंटीऑक्सीडेंट और एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, कंपाउंड विच एक्ट एज एंटीऑक्सीडेंट इन पैक्ड फूड। ये भी काफी डायरेक्ट क्वेश्चन, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीटोलुइन यानी बीएचटी। ये आप कई सारे फूड रैपर्स के पीछे भी लिखा हुआ डायरेक्टली देख सकते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ फॉलोइंग सेट ऑफ रिएक्टेंट्स यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ पैरासिटामोल फ्रॉम फिनॉल। ये क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट एनसीईआरटी से ही है। आपको पता होगा कि फिनॉल और पैरासिटामोल के स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं। देखो बेसिकली होता क्या है कि फिनॉल को, इसका आंसर मैं बता देता हूँ, HNO3, कौन HNO3 यहाँ पे यूज होता है। होता क्या है, हमारे पास फिनॉल है, इसमें जब हम लोग HNO3 डालते हैं, एक मिनट, यहाँ पे OH है, इसमें जब हम लोग HNO3 डाले तो यहाँ पीछे में आके जुड़ गया NO2। इसमें जब हम लोग H2PD डाले तो ये बन गया NH2। इसमें जब हम लोग CH3CO होल ट्वाइस O डालेंगे तो यहाँ से एक H हट जाएगा, और ये पूरा CH3COOH वाला पार्ट अलग हो गया, और हमारे पास यहाँ पे बचा OCCH। ये हम लोग का पैरासिटामोल का स्ट्रक्चर होता है। तो ये इसको बनाने की बेसिक टेक्निक होती है। आप देखोगे, अगर आपको याद है कि यहाँ पे OCCH3 है, तो आपको ये सारे पे जाने की जरूरत भी नहीं है, आपका पहले रिएक्शन के स्टेप से ही ये चीज क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, नंबर ऑफ एंटीहिस्टामिन ड्रग्स इन द फॉलोइंग इज। तो अमीनोग्लाइकोसाइड अभी हमने मारा, एंटी बैक्टीरियल होता है। बेनाड्रिल एक एंटीहिस्टामिन है। सिमेटिडिन एक एंटीहिस्टामिन है। मेप्रोबेमेट ये एक ट्रैंक्विलाइजर है, इसलिए ये नहीं होगा। प्रोमेथाजीन ये नहीं होगा, और ब्रोमफेनिरामीन ये होगा। तो इसके आंसर होंगे ये तीन, इसका आंसर है 3। ये तीनों आप मार्क के आप आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे बाकी सब्जेक्ट्स पे, अभी के लिए